निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 14 यानी 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 13 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा क्या होता है आप जानते ही होंगे। जो आपके घर में जो तार लगा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ चलता है जिसके कारण आपका बल्ब जलता है, उसी को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। अब ये विद्युत धारा अगर किताबी भाषा में देखा जाए तो क्या होता है, वो कैसे आपका बल्ब जलने लगता है, बल्ब में क्या होता है कि जो जलता है जिससे रोशनी होती है, इसके और भी क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इसमें देखा जाए तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हाथ कितना स्थिर है। ये एक तरह का आपका खेल है जो आपने कक्षा 6 में देखा होगा। तो वही चीज हमने हेडिंग लिख दिया ताकि इससे भी कुछ पूछे तो आप बता सके ये एक खेल था। कक्षा 6 के अध्याय 12 में आपका हाथ कितना स्थिर है नामक खेल है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है लंबी तथा छोटी एवं मोटी रेखा। ये होता क्या है, आपने बुक में देखा होगा इस लेसन में कि एक लंबी रेखा होगी और एक छोटी और मोटी होगी। हमने बुक का फोटो भी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो एक लंबी रेखा है और एक छोटी और मोटी रेखा है। तो ये होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। आपने देखा होगा जो विद्युत सेल होता है यानी विद्युत की जो बैटरी होती है, जो ये बैटरी देख हैं, इसमें एक धन होता है टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल होता है। वैसे भी अगर आप देखें तो आपके घर में भी बिजली के दो तार होंगे, तो एक धन होता है एक ऋण होता है, यानी एक प्लस होता है एक माइनस होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। बहुत आसान सा है, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में कि धन जो टर्मिनल है वो लंबी होती है या छोटी और मोटी होती है, वो होता है। तो आपको बताना होगा जो प्रतीक में जब रहेगा तो ये जो पतली और लंबी रहेगी वो आपका धन टर्मिनल होगा और ये छोटी और मोटी जो होती है वो आपका ऋण टर्मिनल होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। तथा छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। ये विद्युत सेल के प्रतीक में पुग में आपको मिलेगा जो हमने यहाँ पे लगाया है। परिपथ में विविध अवयवों को संयोजित करने के उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। जो भी ये संयोजक तार हैं वो किससे निरूपित किए जाते हैं, तो रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। इसे भी याद रखिएगा, किससे निरूपित करते हैं, तो रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ पिक्चर जो प्रतीक हैं आपके, ताकि आपको आगे कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से बता सके। जैसे में यहाँ पहला जो देखेंगे ये विद्युत सेल है, जो बैटरी होता है इस तरीके से होता है, आप देखे भी होंगे। तो इसे इसका प्रतीक ये है, देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। ये एक लंबा सा और एक छोटा सा मोटा, और ये इसे हम क्या कहेंगे, जब भी इस तरह का चित्र आता है तो इसको किस नाम से हम जानेंगे, तो इसे हम कहेंगे विद्युत सेल। जब भी कहीं भी चित्र में इस तरह कहीं भी फोटो मिल जाए या एग्जाम में भी पूछ ले कि ये किसका प्रतीक है, तो आपको बताना होगा कि ये प्रतीक जो है वो है आपका विद्युत सेल का। अगले पे चलते हैं विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब आप जानते ही हैं, ये बल्ब होता है, तो इसको इस तरह से हम प्रतीक के रूप में किताब में लिखा हुआ देख सकते हैं। अगला है आपका स्विच ऑन की स्थिति। आप जानते भी हैं कि बल्ब जलाना होता है तो आपको क्या करना होता है, स्विच ऑन करना होता है। जब बल्ब बुझाना होता है तो स्विच ऑफ करना होता है। स्विच ऑन की स्थिति किसे कहते हैं, जब उसमें करंट जाके पूरा कर दे, यानी पूरा करंट जाके लगे, यानी बल्ब आपका जलना लगे, तो वहां पे स्विच ऑन की स्थिति होती है। तो इस तरह का प्रतीक बनेगा। देख रहे हैं कहीं भी तार टूटा हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं स्विच ऑफ की स्थिति में, यानी जो कनेक्शन है वो बीच से कहीं ना कहीं कट जाता है, जहां स्विच होता है वहीं पे कट जाता है, इसलिए बल्ब आपका नहीं जलता है। वो हम इस तरीके से दिखाते हैं। देख लीजिए यहाँ बीच में छूटा हुआ है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं, केवल समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं बैटरी के बारे में। ये सेल के बारे में था, देख लीजिएगा एक ही सेल एक ही के बारे में है, और ये है बैटरी, विद्युत सेल है ये।
जिसे आप लोग बैटरी के नाम से भी कह देते हैं, लेकिन विद्युत सेल है ये जो इस नाम से डिनोट होगा। अब हम बैटरी की बात कर लेते हैं, जहां एक समूह होता है तो इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 तीन तरीके से ये एक साथ बनाया गया है, तो इसे हम बैटरी के नाम से कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं संयोजी तार के बारे में, यानी एक जो वायर होता है उसके बारे में। तो ये इस तरीके से इस रेखा के तरह से डिनोट होता है, इस तरीके से उसका प्रतीक होता है। तो ये प्रतीक है जो आपको समझने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी प्रतीक दे दिया जाए तो आराम से आप बता सकें। अब हम बात कर लेते हैं, पहला हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, दूसरा हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, यह है आपका बैटरी के बारे में। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी आपने देखा होगा, जब टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, नहीं को आपके पास टॉर्च होगा तो उसे खोल के लगा के देखिएगा कि वो कैसे लगता है। तो आपने देखा होगा, जैसे में हमने पिक्चर रखा है हमने इसका, देखिए ये प्लस है, पीछे माइनस होता है, फिर प्लस हुआ, ये माइनस होता है। इसी तरीके से नीचे भी है, ये ऊपर वाला 2 सेलों का है, ये 4 सेलों का है। तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर क्या होगा बाबू, माइनस होगा, और ये प्लस के साथ संयोजित होगा। वही चीज लिखा गया, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। तो क्या होता है, 2 या अधिक सेलों को इस प्रकार संयोजन को बैटरी करते हैं। इसी को हम लोग संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। कभी भी एक चीज यहाँ पे हमेशा क्लियर रखिएगा, क्लियर क्या रखिएगा कि धन से किसका जुड़ा होता है, को ऋण से। तुरंत आप पिक्चर बनाइएगा दिमाग में कि हम टॉर्च में बैटरी कैसे लगाते थे। तो पहले प्लस होता था, फिर उसके पीछे माइनस होता था, माइनस में हम प्लस लगाते थे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बैटरी कहते हैं। क्योंकि ये दिया जा सकता है परीक्षा में, और वहां पे प्लस माइनस का चक्कर जरूर रहेगा, ताकि आप भ्रमित हो। आप सोचेंगे कि प्लस और माइनस अगर एक में चिपक जाए तो वो तो करंट, मतलब आग लगने वाला करंट हो जाता है, अगर बिजली में बात किया जाए तो इसमें भी नहीं जलेगा। तो ये दिमाग में आएगा, इसीलिए इस तरह का प्रश्न दिया जाता है। बहुत आसान होता है, लेकिन इसी में हम लोग फंस जाते हैं। अब हम बात करते हैं टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल, कई युक्तियों में बैटरी का उपयोग की जाती है। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है, जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। प्रायः इन पर प्लस माइनस का चिन्ह अंकित होता है। इस पे देखा भी होगा, प्रायः इस पे प्लस माइनस का चिन्ह अंकित होता है। इसमें किसमें प्रयोग है वो चीज लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे इसमें बैटरी का प्रयोग होता है। ये देखिए इन्होंने दिखाया भी है, ये है आपका प्लस, नीचे है माइनस, ये हो गया। अब ये इन्होंने क्या किया, प्लस को नीचे कर दिया और ये माइनस, ताकि ये दोनों तार बाहर निकल सके। ठीक है, कोई ये थे आपके बैटरी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। को बैटरी जानते हैं ना, पूरा सेल का समूह को हम बैटरी कहते हैं। को कभी भी भ्रमित मत होइएगा, उसे हम सेल कहते हैं और फिर बैटरी कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग जनरल रूप से, मुझे भी पूछा जाए जनरल रूप से बैटरी किसे कहते हैं, कोई एक सेल हमको दे दीजिएगा, उसी को हम बैटरी कह देंगे। तो इसमें अंतर है, इसीलिए ये लिखा भी गया है। अगला हम टॉपिक पे चलते हैं, सेल होल्डर के बारे में। जो बैटरी का जो होल्डर होता है उसके बारे में 2 पिक्चर भी है यहाँ पे, और इसीलिए छोटे छोटे चीजों को एनसीईआरटी में दिया गया है और इस तरीके से इसे बनाया जा रहा है कि किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपका एक तो कंसेप्ट क्लियर होगा, दूसरा एग्जाम भी क्रैक होगा। चलिए सेल होल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। देखिए इस सब का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं, ये पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। सेल होल्डर बना सकते हैं, क्या क्या उपयोग हुआ नोट कर लीजिए। लकड़ी के गुटका, लोहे की 2 पत्तियां तथा रबड़ के छल्लों, रबड़ का छल्ला मिल के क्या बनाया जा सकता है, कुछ सेल होल्डर बनाया जा सकता है। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातुओं की पत्तियों को कसकर जकड़े रखे, या 2 से अधिक की बैटरियों बनाने के लिए सेल होल्डर बाजार से खरीद भी सकते हैं। अगर आपको बाजार से भी चाहिए तो बाजार से भी ये सेल होल्डर मिलता है, ये बाजार वाला है, और ये खुद से आप बना सकते हैं। तो दोनों का पिक्चर आप मन में बना लीजिए, ताकि ये पूछा जाए कि किसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, इसकी सहायता से, तो आप बता सके कि इससे सेल होल्डर ही बन सकता है। आगे चलते हैं, क्योंकि एक बार पूछा भी गया था, कुछ चीजें दे दी गई थी, उससे क्या बनाया जा सकता है, तराजू वगैरह कुछ, उसका उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख,
ये आरेख खींचा गया है इसके बारे में है। विद्युत अवयव को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेख से निरूपित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते भी होंगे कि ये बैटरी बनाने में आपको 2-3 दिन लग जाएगा, ये सब बनाने में जो भी चीजें हैं उसको बनाने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए इसका एक प्रतीक दिया गया, यानी एक आरेख बनाने के लिए दिया गया, तो उसे हम लोग परिपथ आरेख कहेंगे, ताकि आसानी से आप बना सके और लोगों को समझ में भी आ सके। तो देखिए इन्होंने बनाया है, ये हो गया आपका सेल या बैटरी, इन्होंने बैटरी ही एक लगाया है क्योंकि एक ही साइन है यहाँ पे, तो वो हो गया। ये स्विच ऑन की स्थिति है और ये इन्होंने बल्ब लगा दिया है जिसके कारण ये जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑन है, देखिए ये स्विच ऑन है क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो वही चीज है। दूसरे में आप देखेंगे कुछ स्विच ऑफ की स्थिति मिलेगी, यहाँ पे देखिए, तो अन्य परिपथ आरेख है ये, यहाँ पे दर्शाए गए परिपथ का आरेख है ये 14.7 में दर्शाया गया। तो ये दोनों थे ताकि आपको समझ में आए। ये स्विच क्या है, ऑन है, नीचे लिखा भी गया होगा शायद, और ये क्या है आपका स्विच ऑफ है क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा। अब हम नीचे चलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है। इसमें बंद परिपथ खुला परिपथ भी आया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वही चीज आपका 2 पिक्चर है यहाँ पे, लेकिन अभी पढ़ना हमको फिलामेंट के बारे में। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब बल्ब लगाते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है, उससे प्रकाश आने लगता है, तो उसमें क्या लगा हुआ होता है, एक पतला तार के रूप में, तो उसे हम कहते हैं तंतु या फिलामेंट। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये कभी जलेगा, तभी दीप्त होगा, तभी आपको प्रकाश मिलेगा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो यह फ्यूज हो जाता है और जलना बंद कर देता है। बहुत ही आसान सा है ये कि बल्ब का तंतु यानी जो है वहां पे करंट अगर विद्युत धारा पूरा पास नहीं करेगी तो वो क्या होगा, टूट के अलग हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं, उसको हम लोग फ्यूज हो गया है, क्योंकि पूरा वहां नहीं जा रहा, टूट के अलग हो गया, दोनों जो ज्वाइंट रहता है वो अलग हो गया। इसके कारण क्या होता है, बल्ब जलेगा भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं बंद परिपथ के बारे में। कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल, यहां टर्मिनल हो गया, यहां टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये देखिए पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे ये बंद का सिंबल बनाया गया और ये क्या होगा, बल्ब जल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बल्ब आपका जल रहा है। तो अगर इस स्थिति में रहेगा तो इसे कहेंगे हम बंद परिपथ। अब हम बात कर लेते हैं खुला परिपथ के बारे में। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है, जैसे में ये जो बनाया गया है डायग्राम, तो ये क्या है, स्विच ऑफ की स्थिति है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है। ये परिपथ क्या होता है, अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। किसी भी, यानी बल्ब भी नहीं जलता और किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा तभी तो परिपथ आपका पूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। चेतावनी भी देख लेते हैं। चेतावनी, विद्युत में से, यहां में है केवल, विद्युत में से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं। यह अत्यधिक तप हो सकता है, तप मींस गर्म हो सकता है, अथवा हाथ जल सकता है। विद्युत मेसी लिखा गया था बुक में, इसे नोट कर लीजिएगा। विद्युत मेस विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर को विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करे। विद्युत मेस जो है उसमें विद्युत जनित्र या इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी छेड़छाड़ न करें, क्योंकि आपको करंट लग जाएगा, आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। ये चेतावनी दिया गया था किताब में, जो हमने आपको बता दिया कि अगर चेतावनी से भी कुछ आता है तो आप उसे छोड़े नहीं। अब हम बात कर लेते हैं तापीय प्रभाव के बारे में। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। तापीय प्रभाव में देखिए पहला चीज क्या लिखा गया है कि जब किसी
तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, नाइक्रोम का तार, नोट कर लीजिएगा, नाइक्रोम का तार क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, इसे हम तापीय प्रभाव कहेंगे। और ये एग्जाम्पल में कौन सा उदाहरण आपको देगा, तो देगा आपका नाइक्रोम का तार। कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग हीटर, जिसे हम लोग हीटर के नाम से जानते हैं, उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अव्यय अथवा केवल अव्यय या एलिमेंट कहते हैं। देखिए 3 नाम है, तापन अव्यय या केवल अव्यय ही या एलिमेंट कहते हैं, 3 नाम है इसका। उसमें आपने हीटर वगैरह में देखा होगा, एक तार होगा तो उस तार को क्या कहते हैं, जो गर्म होता है, जिससे हम हाथ वगैरह सेकना हुआ या खाना पकाने में उसका इस्तेमाल करते हैं, या गर्म रूम को गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम अव्यय के नाम से जानते हैं, तापन अव्यय के नाम से जानते हैं या एलिमेंट के नाम से जानते हैं। जब ये ऑन की स्थिति में होते हैं तो इसके अव्यय रक्त तप्त होकर उष्मा देने लगते हैं। अव्यय जो होता है रक्त के जैसे, यानी लाल रक्त जो होता है उस रूप में ये तप्त होकर उष्मा देने लगते हैं। अब यहां पे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ, उष्मा का परिणाम के बारे में। किसी तार में उत्पन्न उष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ की धातु जिससे वह बना है, लंबाई एवं मोटाई पर निर्भर करता है। यानी ये तार पे निर्भर करता है कि किस धातु का बना है, कितना लंबा है और उसकी मोटाई क्या है। तो तार में उत्पन्न उष्मा का परिणाम किस पे निर्भर करता है, नोट कर लीजिएगा। तो ये जिस धातु का बना है उस पे लंबाई और मोटाई पे निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किया जाते हैं। अब आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के आपका हो सकता है, किसी भी धातु का वो हो सकता है, जैसा इस्तेमाल होगा उसी अनुसार उसका मोटाई लंबाई भी वैसा ही होगा। अब घर के वायरिंग में कुछ और तार लगता है, अब छोटे से बैटरी से टॉर्च वगैरह जलाना होगा, वहां तार कुछ और लगेगा। तो सब जगह का तार का अलग अलग आपका इस्तेमाल है। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, विद्युत साधित्रों के अव्यय। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार यानी संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। आपने देखा भी होगा, बिजली का तार जा रहा है, आप तार कहीं कटा हुआ है, आप लोग टच मत कीजिएगा, लेकिन तार अगर कहीं कटा हुआ नहीं है तो उसको टच अगर हमसे हो जाता है, करना तो नहीं चाहिए क्योंकि अगर कटा होगा तो करंट मार देगा। तो अगर हम टच करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो गर्म हमें महसूस नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अव्यय इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। कुछ आपने देखा होगा, जैसे हीटर वगैरह में भी हम बात करें तो वो इतने तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। और विद्युत बल्ब में भी देखा होगा, ताकि प्रकाश हमें मिलता है। विद्युत बल्ब के तंतु, उसे हम क्या कहते हैं, तंतु। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन निम्न तापक, इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत संयंत्रों में अव्यय के ऊपर आवरण होता है, इसलिए विद्युत इस्त्री या अन्य अव्यय नहीं देख पाते हैं। उस पे देखिए, आपने देखा होगा कि जो जिससे हम प्रेस वगैरह करते हैं, जो इतना सारे चीज हैं, ये सारी चीज में आपने देखा होगा कि बाहर हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि विद्युत इस्त्री अन्य अव्यय नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस पे क्या होता है, एक संयंत्र अव्यय के ऊपर एक आवरण होता है। क्या होता है? एक आवरण होता है, जिसके कारण हम नहीं देख पाते हैं। तो ये सारे नाम लिखे हुए थे, तो हमने सोचा कि इसमें हम डाल दें। निजमन तापक भी इसमें लिखा हुआ था, तो ये सारे शब्द आएंगे तो आप इसे पहचान लें, इसीलिए इसे डाल दिया गया। ये एनसीईआरटी में कुछ कुछ शब्द भी इस्तेमाल होते हैं जो आपको आगे चल के दिक्कत करते हैं एग्जाम में, इसलिए इसे डाल दिया गया। तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। ये विद्युत फ्यूज के बारे में। फ्यूज तो आप जानते ही हैं, जब तेज आपके कमरे में आता है तो फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है। फिर जो फ्यूज उड़ा होता है तो फिर उसे चेंज करना होता है, या तार उपयोग कर रहे होंगे तो वहां तार फिर से बांधना होता है, फिर बिजली तब उसके बाद आता है। तो ये बचाता है। 4 सेलों की बैटरी से इस्पात ऊन यानी स्टील वूल कहते हैं उसको, या तार या
पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ऊन के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है। जो बर्तन आपने साफ कर रहे हैं ना, उसी में इस्पात ऊन का इस्तेमाल होता है, या किराने की दुकानों पर उपलब्ध होता है, वहां से आप ले सकते हैं। कुछ समय के लिए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस्पात ऊन का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है। ये दो चीज जो आपको बताया गया है एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। इस्पात का ऊन या तार की लड़ी जो आप उपयोग कर रहे हैं, ये पिघलकर टूट जाती है। ये विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। अब होता क्या है, ये जो तार होते हैं वो उससे ज्यादा, यानी जितना कैपेसिटी होता है उससे ज्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो शीघ्र पिघलकर ये टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न प्रकार के फ्यूज का उपयोग करते हैं। जैसा जैसा कार्य होगा उस तरह का फ्यूज का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि वो लोड के ऊपर होता है कितना बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरीके से फ्यूज लगाते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एमसीबी के बारे में। एमसीबी तो इस्तेमाल हो ही रहा है, इसके साथ ही एक और आ गया आपका आरसीसीबी। अगर आप नहीं जानते हो को पता कर लीजिएगा। कहीं भी आपका रूम में, इस बुक में नहीं लिखा गया, ऐसे बता दूं, कहीं भी आपके रूम में अगर फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा और आपको करंट नहीं लगेगा। वो मानव के लिए बहुत सुरक्षित है, मतलब कहीं भी फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिक गिर जाता है। पानी वगैरह से भी कहीं त्रुटि हो तो वो गिर जाएगा, तो वो आरसीसीबी होता है। ये चलिए हम बात करते हैं, उसका जिक्र नहीं है लेकिन एमसीबी का जिक्र है बुक में। इसमें चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। ये एमसीबी है, आपने देखा भी होगा आपके घर में। उसमें इसमें होता क्या है वो मैं बता देता हूं। कहीं भी लोड वगैरह ज्यादा पड़ता है ऑटोमेटिक वो गिर जाता है और फिर बाद में उठा दीजिए, इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आरसीसी भी इसका नया रूप है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों एमसीबी, तो यहां पे इसका नाम याद रखिएगा, लघु परिपथ यानी छोटा परिपथ विच्छेदकों, यानी विच्छेदक मींस विच्छेद कर देना, एक तरह से रोक देना, छोटा रूप में उसे रोकना, का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। स्वतः ही क्या होते हैं? ऑफ हो जाते हैं, यानी नीचे गिर जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। अब देखिए, पहले था फ्यूज था जो क्या होता था, बाद में आपको चेंज करना पड़ता था, तो थोड़ा सा एडवांस आया एमसीबीज, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक गिर जाता है, तो चेंज वगैरह नहीं करना, फिर से उसे उठा दीजिए तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र 14.14 में इन्होंने दिखाया है। 14.14 ये है आपका। 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूज का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। ये देखिए, फ्यूज हमेशा आप लोग देखे होंगे, कहीं पे भी इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है फ्यूज का, और ये हमारे घरों में इस तरह का इस्तेमाल किया जाता होगा। देखिए, इस पे एक तार बांधा गया है, तो ये आपका फ्यूज है, ये है आपका लघु परिपथ विच्छेदक यानी MCB। अब हम आगे बात करते हैं, ये है आपका बल्ब और CLFs के बारे में। अब बल्ब और CLF के बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार आता था कि इस बल्ब का उपयोग हमें कम क्यों नहीं करना चाहिए, CLF का उपयोग ज़्यादा क्यों करना चाहिए। तो ये हानिकारक के कारण कहा गया था, उसमें बहुत सारे हानिकारक प्रकाश वगैरह निकलते हैं। लेकिन हम बता दें कि अब CLF के जगह हम लोग नया चीज़ इस्तेमाल करते हैं, LED का प्रयोग करते हैं, जो बुक में नहीं है, लेकिन आगे वो भी आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो फिजिक्स में ये चेंज करेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये नए इनोवेशन होते रहते हैं, नए नए खोज होते रहते हैं, वो आते रहते हैं। फिलहाल जो लिखा गया वही हमें पढ़ना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्ब तथा CLF। इसमें देखिएगा, ये S जो ऊपर में भी हमने देखा था, ये छोटा है और नीचे में भी छोटा है, ये जरूर याद रखिएगा। बल्ब तथा CLF तथा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। से देखिए, यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ पे विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है। ये तथा हटा देते हैं। विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, परंतु बल्ब ऊष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। क्या देते हैं? वो ऊष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। इससे विद्युत क्षति होती है। इससे क्या होती है? विद्युत की क्षति होती है। इस क्षति को बल्बों के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिकाओं यानी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट
इसका नाम याद रखिएगा। प्रतिदीप्त नलिकाओं फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का उपयोग करके कम किया जा सकता है। सनहत दीप्त लैंप, CFL का फुल नाम क्या है? सनहत प्रतिदीप्त लैंप की विद्युत सनहत प्रतिदीप्त लैंप यानी CFL भी विद्युत की क्षति में कमी करते हैं। भी विद्युत की क्षति में ये क्या करते हैं? कमी करते हैं। एक तो ये नलिकाओं को याद कर लीजिए, इसका पूरा नाम याद कर लीजिए, दे देगा इसका फुल फॉर्म क्या है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में रहते हैं तो दे देता है, उसका पूरा नाम बताइए, तो आपको टिक करना होगा। तो ये सनहत प्रतिदीप्त लैंप है, भी विद्युत की क्षति में कमी करते हैं तथा इन्हें सामान्य बल्ब होल्डरों में लगाया जा सकता है। तथापि बल्बों, प्रतिदीप्त नलिकाओं अथवा CFL को क्रय करने से पहले इन पर भारतीय मानक ब्यूरो ISI चिन्ह को देखना चाहिए। यह चिन्ह जरूर देखना चाहिए। इसके बाद आगे लिखा गया, वास्तव में किसी भी विद्युत सांधित का क्रय करने से पूर्व इस चिन्ह को अवश्य देखना चाहिए। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि संयंत्र के निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का ध्यान रखा गया है तथा इसके उपयोग में ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होती है, यानी कम से कम इसका क्षति होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका क्यों ये चिन्ह देख के क्यों खरीदें, तो ये सारे फायदे हमें होते हैं, यानी वो सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का ध्यान में रखा गया और उपयोग में ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होगी। अब हम बात कर लेते हैं लघु पथन के बारे में। लघु पथन क्या होता है? यानी शॉर्ट सर्किट का नाम आपने सुना होगा, वो क्या होता है? विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इसे लघु पथन, अब दे देगा लघु पथन, शॉर्ट सर्किट नहीं मालूम है तो फंस जाएंगे। तो लघु पथन हो सकता है यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अतिभारण के बारे में। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करते हैं तो यह हो सकता है, इस परिपथ में अति भारण हो सकता है। इस परिपथ में क्या हो सकता है? अति भारण। इसे भी हमने आपको बता दिया। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। किधर संकेत करती है? उत्तर दक्षिण। याद रखिए, पहले उत्तर लिखा गया उसके बाद दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी इधर उधर होने लगती है। कोई ये सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है, यानी खींचेगा ही सुई रहेगा तो चुंबक क्या करता है? लोहा को आकर्षित करता है, सुई क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो वह किसके भांति काम करने लगता है? चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कुछ याद नहीं करना है उसमें, और तार में दे दीजिए करंट, वो चुंबक की तरह वो व्यवहार करेगा। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग किसमें किया जाता है? चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। अब इस तरह का प्रयोग सबसे पहले किसने देखा था? नाम क्या है? ये नाम याद रखिएगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, आधा ना होगा यहाँ पे, जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ये पहला देखा था, किन्होंने देखा था? कि इनका नाम याद रखिए, ये हैं ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। चलिए आज आगे हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं विद्युत चुंबक के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी ले लेते हैं। क्या चीज लिखा गया है इसमें? विद्युत चुंबक लोहे की लगभग 6-10 सेंटीमीटर लंबी एक कील पर लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी यानी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेपित, ये शब्द याद रखिएगा, इनेमल लेपित लचीला तार को कुंडली के रूप में कील पर
कसकर लपेटिए। कुंडली के रूप में क्या करेंगे, उसको कसकर लपेटेंगे। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। एक विद्युत सेल से क्या करेंगे, उसे संयोजित करेंगे यानी जोड़ेंगे तथा कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक का भारतीय व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा प्रवाह समाप्त होता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यता नष्ट हो जाता है। चुंबक तत्व सामान्यता नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अर्थात लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाही कुंडली को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। को किसी टुकड़े पर, लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाही कुंडली को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकों का उपयोग कहां कहां इसका उपयोग किया जाता है वो देख लेते हैं। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। बहुत सारे खिलौने में आपने देखा होगा कि विद्युत चुंबक उसमें लगे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत घंटी के बारे में। इसके बाद लास्ट आपका पॉइंट आएगा, विद्युत घंटी क्या होता है। विद्युत घंटी आप जानते भी होंगे, एक घंटी लगा हुआ रहता है जहां पे, जिसे आप बेल कहते हैं कि आपने बजाया, घर में बजने लगा, फिर लोग आके देख लेते हैं कि कौन आया है। तो आपने देखा होगा। वही चीज के बारे में बताया गया कि उसमें भी आपका चुंबक की तरह कार्य करता है कि जाकर टकराता है, उसका हथौड़ी रहता है, जाकर टकराता है को वो बजने लगता है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस संपर्क में आएगी तो विद्युत परिपथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। जब विद्युत चुंबक बनेगा तो क्या होगा, उसे खींचेगा। तो यही चीज इसमें लिखा गया। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है। खींचेगा तो वो किससे टकराएगा, घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। अपनी तरफ खींचता है तो यह क्या करता है, परिपथ को तोड़ देता है, इसलिए फिर चुप हो जाता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। जब कट जाएगा तो कुंडली जो होगी विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। जब विद्युत चुंबक रहेगा नहीं तो क्या होगा, लोहे की पत्ती को अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे के पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से संपर्क करती है। इसे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया जो होती है अति शीघ्रता से दोहराई जाती है, यानी बहुत तेजी से, जिसके कारण हमें लगता है कि घंटी अंदर में लगातार बजते जा रहा है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है। इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो ये पहले का लिखा गया, पहले ऐसे ही इस्तेमाल होता था। अब तो बहुत सारे चीज आ गए। अब तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दीजिए, वहां दबाइए, घर में कहीं भी बहुत दूर तक आप जाके बजा सकते हैं। बहुत सारे चीज आ गए। तो ये पहले होता था कि वो एक बार दबाएं तो एक बार बजता था, फिर कट किए तो कट होता था, फिर दबाएं तो फिर बजता था। इस तरह का होता था। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ का लास्ट पॉइंट। इसमें देखिए किसके बारे में लिखा गया, तो ये है एडिसन के बारे में। पूरा नाम है इनका थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है प्रायः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उन्होंने विद्युत बल्ब, अब ये याद कर लीजिए किसका किसका, विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेषक सहित 1300 आविष्कार किए। कितने आविष्कार किए, 1300। इसमें से कुछ एग्जाम्पल है विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक। ये नोट्स जरूर कर लीजिएगा, पूछेगा तो इसी से पूछेगा कि पहले तो पूछ सकता है कि कितने आविष्कार किए, को 1300 आविष्कार किए। उसमें दे सकता है कि इनमें से कौन कौन से किए, तो उसमें दे देगा ऑप्शन विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र तथा कार्बन प्रेषक। अब इसी में से किसी में कार्बन प्रेषक या कोई हटा के दे देगा, इसी में से कोई दूसरा नाम जोड़ के दे देगा, तो वो देगा। लेकिन आपको जिसमें ये सारे ऑप्शन होंगे उसे टिक करना होगा। उन्हीं के आविष्कार के बाद में
उन्हीं के आविष्कार के बाद में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया गया। ये बहुत सारे कार्य कर दिए तभी टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया गया। तो ये थे आपके पॉइंट। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। हम चाहेंगे कि मेरा जवाब देने से पहले आप जरूर जवाब दें। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी इसमें प्रश्न है वो भी हम आपको सॉल्यूशन के रूप में बताते चले ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर आप मेरे जवाब देने से पहले दीजिए। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश डैश टर्मिनल को निरूपित करती है। किसको करती है? प्लस को या माइनस को या धनात्मक या ऋणात्मक? धन टर्मिनल को। किसको? धन टर्मिनल को निरूपित करती है। दूसरा है दो या अधिक विद्युत सेलों को संयोजन को क्या कहते हैं? दो या अधिक विद्युत सेलों को संयोजन को क्या कहते हैं? हम लोग सेल कहते हैं? नहीं कहते हैं ना, बैटरी कहते हैं। जी हाँ, करेक्ट आंसर है आपका, बैटरी कहते हैं। अगला कमेंट करते रहिए आप। जब किसी विद्युत हीटर को स्विच को ऑन करते हैं तो इसका डैश डैश रक्त तप्त यानी लाल हो जाता है। देखिए वहां लाल नहीं लिखा था लेकिन हमने बता दिया था। देखिए वही चीज लिखा गया, रक्त तप्त यानी लाल हो जाता है। तो इसका क्या लाल हो जाता है? तो इसका आपका तंतु या फिलामेंट आपका लाल हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले फिल इन द ब्लैंक्स की। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? फ्यूज कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब हम यशनो भी देख लेते हैं, सत्य और असत्य को। और एक हम ये जादू भी देखेंगे, नीचे में जादू भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जादू, शायद आप नहीं जानते होंगे वो जादू है। पहले हम यशनो कर लेते हैं, सत्य और असत्य के बारे में। दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। बताइए सत्य है या असत्य? दोनों माइनस को इंक्लूड करते हैं बैटरी बनाने के लिए या दोनों प्लस, सेल के दोनों प्लस को इंक्लूड करते हैं कि क्या करते हैं? इसमें दिया गया दोनों माइनस के बारे में बताया गया। तो ये सत्य है या असत्य? निश्चित ही गलत है, क्योंकि एक प्लस होता है दूसरा क्या होता है? माइनस होता है। अगला ऑप्शन, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या होता? पिघलकर टूट जाता है। जी हाँ, इसीलिए तो फ्यूज लगाते हैं ताकि घर में हमारा ज्यादा वोल्टेज नहीं जाए, ताकि हमारा जो भी टीवी वगैरह चल रहा है वो उड़ नहीं जाए, इसलिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं। अगला आपका है ग, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। विद्युत चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है या नहीं करता? जी बिल्कुल करता है। जब वो चुंबक बन ही गया तो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित तो करेगा ही। अगला प्रश्न, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, ये सत्य है या सत्य? तो ये निश्चित ही आपका सत्य है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तभी तो वो बचता है। अभी हमने बातचीत किया है इसके बारे में। अब हम चलते हैं इस कहानी के बारे में, जानते हैं कहानी है क्या इसके बारे में। पहली तथा बूझो ने कुछ दिन पहले एक जादू का खेल देखा था। जादूगर ने स्टैंड पर लोहे का एक बॉक्स रखा था। फिर उसने बूझो को बुलाकर उसे बॉक्स को उठाने के लिए कहा। बूझो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। अब उस जादूगर ने कुछ बुदबुदाते हुए बॉक्स पर छड़ी घुमाकर अपना करतब दिखाना शुरू किया है। उसने पुनः बूझो से बॉक्स उठाने के लिए कहा। इस बार तो बूझो उसे हिला भी नहीं सका। जादूगर फिर कुछ बुदबुदाया और बूझो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। अब ये जादू आपने देखा, एक बार बॉक्स नहीं उठ रहा, फिर दोबारा देख रहा है तो आपका बॉक्स उठ जा रहा है। पहले गया तो बॉक्स उठ गया, फिर कुछ बुदबुदाया तो बॉक्स नहीं उठा, फिर कुछ बुदबुदाया तो बॉक्स आपका क्या हो गया? उठ गया। किस कारण से ऐसा हो रहा होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो बूझो और पहेली सहित सभी दर्शक इस प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और यह समझ रहे थे कि जादूगर के पास कोई अलौकिक शक्ति है। परंतु इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात पहेली यह सोच रही है कि क्या वास्तव में इस युक्ति में कोई जादू था अथवा कोई विज्ञान सम्मिलित था। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो इसमें विज्ञान से संबंधित कौन सी युक्ति सम्मिलित हो सकती है? ये आपका सोचना काम है। हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं, इसीलिए इसे हमने रखा था, इसलिए बाकी सब उत्तर हमने दिया और इसका उत्तर हम चाहेंगे जरूर दें। क्योंकि आपको क्या लगता है, अंधविश्वास या विज्ञान? हम बाकी सब नहीं, इस क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं। आप लोग देखते होंगे जादूगर वगैरह बहुत सारी चीजें दिखाते हैं आपको, लेकिन क्या
वो सही होता है, उनके पास अलौकिक शक्ति होती है या नहीं होती है। अगर शक्ति होती तो आपके पास क्या करते, बहुत सारे काम उधर ही कर लेते। तो कुछ ना कुछ उनका हाथ का सफाई होता है, कुछ ना कुछ विज्ञान का वो सहारा जरूर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पूछा गया है। तो क्या ये चुंबक का कमाल था, विद्युत चुंबक उसमें हो जाता था क्या? तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा क्यों होता था। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।